सन 1945 में वर्ल्ड वॉर टू अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी थी। यूरोप में जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि एडोल्फ हिटलर की मौत के बाद जर्मनी ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन एशिया में जंग अभी बाकी थी और तमाम बड़ी ताकतों की नज़रें अब सिर्फ जापान पर मरकूज थी। जापान एक मजबूत और ज़िद्दी हरीफ के तौर पर सामने आया। वो हर कीमत पर लड़ने को तैयार था और सरेंडर करने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमेरिका ने जापान को कमज़ोर करने के लिए इसके बड़े शहरों पर शदीद बमबारी शुरू कर दी। इन हमलों में हज़ारों अफराद मारे गए और कई शहर तबाह हो गए, लेकिन इस सब के बावजूद जापान ने हार तस्लीम न की। इसी दौरान अमेरिका ने एक खुफिया मंसूबे के तहत दुनिया का पहला एटम बम तैयार कर लिया था। ये एक ऐसा हथियार था जिसकी तबाही का अंदाज़ा इस वक्त किसी को पूरी तरह नहीं था। अमेरिकी क़यादत ने फैसला किया कि जापान को जल्द अज जल्द हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया जाए। इब्तदाई तौर पर जापान के मुख्तलिफ शहरों की फहरिस्त तैयार की गई जिन्हें एटमी हमले के लिए मुंतखब किया जा सकता था। इनमें टोक्यो भी शामिल था, जो जापान का एक कदीम और सकाफती लिहाज से इंतहाई अहम शहर है। इसके तारीखी विरसे और कदीम इमारतों की वजह से इसे इस फहरिस्त से निकाल दिया गया, क्योंकि दुनिया इस विरसे को ज़ाय नहीं करना चाहती थी। इसके बाद बोइंग के तैयार करदा B-29 बमबार तैयारों को इस मिशन के लिए मुंतखब किया गया। इन तैयारों के पायलट्स को खसूसी तरबियत दी गई। वो बार बार जापान के ऊपर परवाज़ें करते, एक बम गिराते और वापस चले जाते। इस अमल का मकसद जापानी अवाम को इस बात का आदी बनाना था कि ये तैयारे सिर्फ बमबारी करते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी। 6 अगस्त 1945 की सुबह 3 B-29 तैयारे जापान की तरफ रवाना हुए। इनमें से एक तैयारे में लिटिल बॉय नामी एटम बम मौजूद था। बाकी 2 तैयारे निगरानी और रिकॉर्डिंग के लिए थे ताकि इस हमले के असरात का जायजा लिया जा सके। ये तैयारे हिरोशिमा की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए। हिरोशिमा को इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि ये एक मैदानी शहर था जहाँ एटमी धमाके का असर ज़्यादा फैल सकता था। इसके अलावा ये जापान का एक अहम फौजी और सनती मरकज़ भी था। जब बम गिराया गया तो वो ज़मीन से तकरीबन 580 मीटर की बुलंदी पर फटा। चंद ही लम्हों में एक खौफनाक धमाका हुआ और एक दिव हैकल मशरूम क्लाउड आसमान की तरफ बुलंद हुआ, जो तकरीबन 12 किलोमीटर तक पहुंच गया। दर्जा हरारत इतना ज़्यादा था कि इंसान, जानवर और इमारतें पल भर में जलकर राख बन गई। अंदाज़न हज़ारों लोग फ़ौरन हलाक हो गए, जबकि बेशुमार अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। फ़िज़ा में मौजूद तैयारों के पायलट्स ने बताया कि इन्हें धमाके के झटके दूर तक महसूस हुए, जैसे ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स होते हैं। लेकिन इस तबाही के बावजूद जापान ने फौरी तौर पर हथियार नहीं डाले। चुनांचे 9 अगस्त 1945 को एक और एटमी हमला किया गया। इस बार हदफ का कोड़ा था, लेकिन खराब मौसम और धुएं की वजह से पायलट्स को वाज़े हदफ नजर ना आया, इसलिए उन्होंने अपना हदफ तब्दील करके नागासाकी को निशाना बनाया। नागासाकी पर फेट बैड नामी एटम बम गिराया गया, जो जमीन से तकरीबन 500 मीटर की बुलंदी पर फटा। इस धमाके से भी एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड बना जो 13 किलोमीटर से ज़्यादा बुलंद था। अगरचे ये इलाका पहाड़ी था, जिसकी वजह से तबाही का दायरा कुछ महदूद रहा, लेकिन फिर भी हज़ारों अफराद हलाक हो गए और शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इन दोनों एटमी हमलों के नतीजे में तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद हलाक हो गए। जो लोग जिंदा बच गए वो भी शदीद बीमारियों का शिकार हो गए। ताबकारी के असरात ने लोगों के जिस्मों को अंदर से तबाह कर दिया। कई अफराद को कैंसर लाहक हुआ, बाल झड़ गए और जिस्मानी शक्लें बिगड़ गई। ये असरात सिर्फ चंद दिनों तक नहीं बल्कि कई सालों तक जारी रहे। इन वाक़यात ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। आखिरकार जापान ने हथियार डाल दिए और वर्ल्ड वॉर 2 का अख्ताम हो गया, लेकिन इस जंग ने इंसानियत को एक ऐसा सबक दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जदीद टेक्नोलॉजी के साथ एटमी और ख़ास तौर पर हाइड्रोजन बम पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। अगर इस तरह के हथियार दोबारा इस्तेमाल हुए तो इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये एक वार्निंग है।
اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔